प्रकाश का प्रवर्तन क्लास 10th ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और 10th क्लास के लिए ही नहीं, जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइए। और हाँ, जो क्वेश्चंस है इसको मैं कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करूंगा, ठीक है? ताकि इसीलिए तो हमने इसका नाम रखा है, अपना सेंटर का नाम कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर। कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और यहां से आप भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सुनेगा ध्यान से, मैं क्या बातें बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, यानी कि ये मान लेते हैं कि कनकेव यानी कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। किसका? इसका बाहरी पार्ट पॉलिश किया हुआ है। चलिए, यानी कि अब देखिए कहां से कहां तक लाइट रिफ्लेक्ट करने का इसमें टेंडेंसी होगा। सुनिए ध्यान से, यहां पर लाइट आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगा, लौटेगा, लाइट लौटेगा, लौटेगा जी, लौटेगा। लेकिन यहां से क्या, ये तो लाइट पार कर जा रहा है, पार कर रहा है ना, तो पार नहीं करना चाहिए। परावर्तन पृष्ठ यानी कि इसको लाइट को लौट जाना चाहिए, गया, टकराया और लौटा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, यहां से इसके बाद से जाएगा तो लाइट तो पार कर जाएगा, तो कहां तक? यहां से यहां तक ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, देखिए वापस लौट रहा है, लाइट को वापस लौट रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहां से, यानी कि मान लेते हैं एम डैश, तो देखिए एम डैश एम यानी कि मिरर, एम फॉर मिरर होता है ना, तो हमने एम डैश से एम से इंडिकेट किया। इसी को कहते हैं क्या? द्वारक। तो ठीक है, तो परावर्तन पृष्ठ क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्लियर है? चलिए, यानी कि इतना ही ना दरवाजा है जी, जाके लौट जाइए, जाइए लौटिए, जाइए लौटिए, है ना? अब देखिए, इसीलिए ये आंसर होता है। क्लियर? क्या है आंसर? डी। चलिए, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का यूज करते हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा इमेज बनता है, एक केस में छोटा इमेज बनता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है? अब देखिए, तो लिखा हुआ है, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो देखिए उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा इमेज बनता है, सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उसी कंडीशंस में, ठीक है, वस्तु का इमेज छोटा यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। बाकी सब केस में अवतल दर्पण में ही बड़ा बनता है इमेज। तो चलिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी बीम मतलब वस्तु, ठीक है, बीम मतलब वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस में, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि नेचर क्या होगा? कहने का मतलब, चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये आवर्धन है ना, सुनिएगा ध्यान से, आवर्धन, तो आवर्धन को एम से इंडिकेट करते हैं। सुनिएगा, अगर माइनस में आएगा, ठीक है, और एक प्लस में आता है, एम का वैल्यू माइनस और प्लस में आता है, ठीक है, तो माइनस मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है, तो जब ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। सुनिएगा ध्यान से, मैं पहले बता रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है? तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, क्लियर है ना? अगर प्लस में आ जाएगा तो काल्पनिक तथा सीधा, तो अगर प्लस में आता है तो होता है काल्पनिक तथा सीधा, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, अब आंसर ले लेंगे। आंसर क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, तो प्रकृति क्या होगा? तो ये नेचर क्या होता है? हमने बोला प्रकृति क्या होता है, तो ठीक है, तो माइनस है, तो माइनस। देखिए, वास्तविक और उल्टा पहला ऑप्शन से, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए। क्लियर है? आंसर ए। देखिए, हमने यहां पर टिक मार दिया। क्लियर है? चलिए,
अब हम बात करते हैं निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके अनुसार चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए अगर ये है हमारा, इसको देखिए अंदर का भाग पॉलिश किया हुआ है, अंदर का भाग रचित किया है, तो चलिए तो अंदर का, लेकिन यहां से ऐसे ना सर्किल बनेगा जी, ऐसे सर्किल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये रेडियस कहा जाता है r, तो r का आधा भाग f होता है, फोकल लेंथ होता है, यही ना, और इस पॉइंट को कहा जाता है पोल यानी कि ध्रुव। अब हम बात करते हैं, चलिए हमने यहां पर रख दिया सी कर दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब हम बात करते हैं को दिया है वक्रता त्रिज्या, तो प्लस में ना होगा जी, तो यानी कि देखिए रिलेशन क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, सुनिए r इक्वल टू f टू f, यही होता है। तो r का वैल्यू दिया है या f इक्वल टू r/2 कर देंगे, ठीक है, यही रिलेशन है। तो चलिए r कितना दिया हुआ है, r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, तो प्लस में ही होगा, राइट साइड में यानी कि प्लस में। अब देखिए तो f इक्वल टू क्या होगा जी, r/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16 प्लस में होगा। तो चलिए देखते हैं 16 किस में है, सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं अब यहां परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये है। देखिए यहां पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, ए। जैसे आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द आंसर, यही है ना। चलिए देखिए परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो देखिए परावर्तन के नियम में लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जाकर के दर्पण से टकराएगा वापस आएगा, यही ना। चलिए यानी कि आपतन कोण विचलन, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखिए हमने टिक लगा दिया है, ठीक है, कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। 6 है, कहता है देखिए हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है, तो आपको याद रखना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो एक चीज देखिए मैं बताऊं, यहां पर लिखा हुआ ध्वनि तरंग का, यहां पर लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, या पराबैंगनी तरंग का, प्रस्रव तरंग का। एक चीज मजे की बात है, ठीक है, कि जिसको चलने के लिए मीडियम का होना आवश्यक नहीं है उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश। देखिए लाइट जो है ना वो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, और मीडियम में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हवा मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम हो रहा, उसमें लाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम का होना आवश्यक नहीं है, मीडियम हो उसमें भी जाएगा, मीडियम ना हो उसमें भी जाएगा, यानी कि ये, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है क्या, प्रकाश। क्लियर है। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, तो ये दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए कि 2 नियम क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर ये है, ये हमारा प्लेन मिरर है, चलिए इंसिडेंटली ये लाइट आ रही है, तो आने वाली को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं, और जहां पर लाइट फॉल होती है यानी कि जहां पर लाइट गिरती है उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए ये आपतन बिंदु हो गया है ना। अब देखिए और ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और एक इस पे नॉर्मल आता है, जैसे ऐसे लाइट आएगा ना तो इसी तरीके से लाइट वापस लौटेगा कि आइए जिस रास्ते से आप उसी रास्ते से वापस हो जाइए, तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। सुनिए इसको एन से इंडिकेट करते हैं, इसको चलिए ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, और यहां के आई यानी कि इंसिडेंट रे आपतन कोण, और यहां से परावर्तन कोण। तो सुनिएगा ध्यान से, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कि आई इक्वल टू आर होता है, पहला रूल है,
ठीक है, पहला रूल है। और सेकंड रूल क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। क्या नियम है? आप देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर लिख देते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 9 कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट देता हूं ताकि कहीं भी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे आप। देखिए, समतल दर्पण में होता है ना कि वस्तु का साइज जो होता है वो प्रतिबिंब का साइज दोनों क्या है, देखिए इक्वल का साइन दिया है प्रतिबिंब, तो वस्तु जितना होगा ना आप प्रतिबिंब दोनों का साइज क्या होगा, दम बिल्कुल ही सेम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि वस्तु से प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा हो जाता है। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे ना तो इमेज छोटा होगा। ठीक है, बाकी केस में इमेज बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में ना, देखिए वस्तु हमेशा प्रतिबिंब से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ठीक है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में, तो यानी कि आंसर होगा बी, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, देखिए लिखे है ना वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु से प्रतिबिंब छोटा भी है, लेकिन हमने कहा है कि बड़ा किस दर्पण में बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण आंसर होगा। क्लियर है? चलिए हमने हर तरीके के पहलू को हमने बता दिया है ताकि किसी भी तरीके से स्टूडेंट नहीं फंसेंगे। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो r इक्वल टू क्या होता है, 2f। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन आंसर हुआ? आंसर ए। अब हम बात करते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो कैसा होता है? अवतल। कहने का मतलब होता है, देखिए अवतल में क्या होता है ना कि जैसे हम टॉर्च जलाते हैं ना, सर्च लाइट, तो यानी कि टोटल लाइट्स का फोकस होता है एक बिंदु पर। ठीक है, एक बिंदु पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी अधिक होता है। तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करें दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कहीं है? यस, सी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। दर्पण सूत्र क्या है, यानी कि मिरर का फॉर्मूला क्या होगा, यही ना। चलिए देखिए पहला है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है जी? ये लेंस का फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप, लेंस। ठीक है, अब देखिए 1/a + 1/u = 1/v, ये दर्पण सूत्र नहीं है, ये भी दर्पण सूत्र नहीं है। 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है और डी हमारा आंसर होता है। क्लियर है? कोई भी पूछेगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सुनिएगा ध्यान से। जब हम प्लेन मिरर में अपना फोटो देखते हैं, घर में प्लेन मिरर यूज किया जाता है, समतल दर्पण यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। वास्तविक गलत, वास्तविक तथा सीधा गलत, वास्तविक तथा उल्टा गलत। तो आभासी तथा बराबर है ना, जैसा हम शेप देखते हैं उतना ही बराबर बनता है इमेज। चलिए तो डी इज द आंसर, यानी कि आंसर क्या हो गया जी? आंसर हमारा डी हो गया।
क्लियर है। चलिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो सुनिएगा, आभासी प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है। देखते हैं कहां है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण, यस, चलो करेक्ट आंसर। अवतल, इसमें वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों इमेज बनता है अवतल में। ठीक है, देखिए उत्तल में हमेशा हमेशा क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, लेकिन इसमें समतल तथा उत्तल दिया है, समतल भी दे रखा है और उत्तल भी दे रखा है, तो डी हमारा आंसर होगा। पूरा बिल्कुल समझ में आ रही है? ओके, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, फोकस दूरी मतलब एफ है। तो देखिए एक मैं बात बताना चाहता हूं, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा है। ठीक है, तो देखते हैं ये यही आंसर हो चुका है। तो चलिए ये आंसर मारते हैं। पूरा क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 17 कहता है किस दर्पण से वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सुनिएगा ध्यान से, जब हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। ठीक है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? अब देखिए उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा और काल्पनिक होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका आंसर। देखिए अवतल दर्पण में, यानी कि समतल दर्पण के बारे में हमने बता दिया, ठीक है, कि हमेशा आवर्धित नहीं बराबर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा और हमेशा काल्पनिक होगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो इसी में है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित होगा। क्लियर? काल्पनिक और आवर्धित होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कहां रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, देखिए एफ तथा पी के बीच में, वस्तु को कहां रखेंगे? एफ तथा पी के बीच। ठीक है, एक ही केस होता है, इसमें ही आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए मान लेते हैं कि देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या हो गया? एफ रख दिया और यहां पर पी हमने, ठीक है, यहीं पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, यहां पर मान लेते हैं कि ए बी, तो यहां पर इमेज बनेगा। ठीक है, इसको ए डैश बी डैश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये इससे ये बड़ा होता है, ठीक है, और हमेशा सीधा होता है, सीधा का ही नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और देखिए बड़ा है तो आवर्धित नाम है। चलिए, यानी कि ए इज द आंसर। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, हमेशा काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा होगा। देखिए कहीं है, ये है, यानी कि बी इज द आंसर। काल्पनिक तथा हासित, हासित मतलब छोटा। क्लियर है? चलिए, ईट है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या होता है ना, कि जिससे लाइट पार कर जाता है, 100% इफिशियंसी होता है। अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें लाइट बिल्कुल पार नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल पार नहीं करता है। तो चलिए यहाँ ईट है, इस लाइट ईट से लाइट पार नहीं करता है, बी एज द आंसर। पारभासी के बारे में भी सुन लीजिए, पारभासी जिसमें लाइट का थोड़ा सा मात्रा पार करता है ना। चलिए हमारी, तो इसका ईट क्या है? अपारदर्शी। देखिए हमारी आंखें जो दिख सकती है वे वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं दिख सकती है ना उसको दीप्त कहेंगे, या दूसरे की हेल्प से दिखती है तो उसको प्रदीप्त कहते हैं। तो चलिए दीप्त प्रदीप्त दोनों आंसर सही है, लेकिन सी में दोनों दिया है, दीप्त या अप्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, तो सी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 21, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। चलिए हम समतल दर्पण का फोटो बनाते हैं। सुनिए, प्लेन मिरर का फोटो बना दिए और एक यहां से एक मनुष्य है, मैन ए बी, इसको ले लिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि भी स्पीड यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। चलिए भी मान लिया। अब देखिए, अब यहां पे खड़ा रहेगा जैसे ही मनुष्य, तो यहां इसका इमेज बनेगा। चलिए ए डैश और बी डैश ले लिया। ठीक है, अब इसका जो स्पीड होगा भी है और इसका स्पीड मान लेते हैं भी डैश। क्लियर है? यहां अब देखिए जिस स्पीड से आएगा उस सेम स्पीड यही स्पीड से आएगा, लेकिन इसको कितना स्पीड से दिखेगा आता हुआ, क्वेश्चन ये है। तो चलिए, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ
दिखेगा। तो चलिए हम यहां बात करते हैं, भी है यहां पर भी है, ये भी होगा। अब देखिए भी और यहां पर माइनस भी यानी कि 2 भी, तो भी इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 3 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड से उसको इमेज उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सी इज द आंसर। क्लियर है, 6 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ओके ना, चलिए अब हम बात करें संयुग्मी फोकस किस दर्पण में केवल संभव है, किस दर्पण में केवल संभव है। तो देखिए उत्तल में संभव नहीं है, अवतल में संभव है। किसमें, अवतल में। अच्छा अब बात होती है संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो सुनिएगा। जैसे में मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना होता है, एक बिंदु पर ऑब्जेक्ट के रखते हैं, सुनिएगा एक पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरा पॉइंट पे इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, इमेज। 1 पॉइंट तो यहां पर इमेज, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दूसरे पॉइंट पे इमेज बनता है, तो उसी को कहा जाता है संयुग्मी फोकस। तो किसमें होता है, अवतल दर्पण में। क्लियर है, चलिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है, तो यानी कि 2 गुनी यानी कि 20 में 2 से मल्टीप्लाई करने का 40 आएगा। देखिए तो 40 आंसर कहिए है। चलिए डी में 40 सेंटीमीटर आंसर है, यह आंसर, ठीक है। अब देखिए यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के निकट रखने, सुनिए एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, नजदीक रखेंगे तो सीधा बनेगा, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एक ही में संभव है, अवतल दर्पण में सुनिएगा सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक है। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बने और सीधा प्रतिबिंब बने दोनों, तो किसमें होता है संभव, दिमाग लगाना है, संभव किसमें है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, अवतल दर्पण में। तो चलिए कहीं है अवतल दर्पण, आइए यहां बी इज द आंसर, बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 25 किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है, सीधा बनता है। सीधा बनने का मतलब एक ही कंडीशन है, या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, ये तो गलती है ना। केवल समतल दर्पण, ये भी गलती है। केवल उत्तल, ये भी गलती है। दोनों में बनता है सरकार, केवल समतल केवल उत्तल, तो यानी कि समतल या उत्तल, डी इज द आंसर, सही है। चलिए यदि किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने, ठीक है, किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा, देखिए सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। एक चीज मैं बता दूं कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक बनेगा। देखते हैं उत्तल, यानी कि बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, ठीक है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहां बनेगा, तो याद रखें उत्तल दर्पण में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो उसका इमेज बनता है हमेशा पोल, राइट साइड में बनता है इमेज, पोल तथा एफ के बीच बनेगा। किसके किसके बीच, पोल तथा एफ के बीच बनेगा। सुनिए कहीं लिखा है, देखिए पोल यानी कि ध्रुव तथा एफ के बीच, देखिए फोकस के बीच, यानी कि सी इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 28 किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। सुनिएगा ध्यान से, जब इस पे प्रकाश पड़ रहा है, यहां से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित किसको कहते हैं, लौटना, तो यहां से परिवर्तित हो रहा है, यहां से आंख पे पड़ रहा है परिवर्तित होकर, तब हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। देखिए ऑप्शन कहीं है, यस बी, तब बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए
किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो एक मैं बात बता दूं कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां समतल दर्पण, ये सही है। अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। अब देखिए समतल या अवतल दर्पण, ये तो गलत है। चलिए सभी दर्पणों में ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए सही है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। और एक है उत्तल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहां तो उत्तल दर्पण कहीं नहीं दिया है, इसलिए आंसर होगा ए। अब चलिए अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें पर परावर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन के बाद क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। सुनिएगा, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। चलिए ये प्रधान अक्ष है, ये पी ध्रुव है और एफ फोकस है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, तो कह रहा है ना कि फोकस से चलती किरणें, चलिए फोकस से होकर आ रही है। आइए जी आइए, फोकस से होकर देखिए, फोकस से होकर आ रही है ना, ठीक है। अब दर्पण से परिवर्तन होगी, तो दर्पण से परिवर्तन होगी तो क्या हुआ? क्या देखिए प्रधान अक्ष के समांतर हो गया है ना। तो चलिए प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ए सही है। क्लियर है? बिल्कुल सही, पूरा समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 1, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर होता है और काल्पनिक बनता है, यानी कि काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी। चलिए देखते हैं, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? आंसर होगा नहीं। कहीं है ऑप्शन? यस, बी सही है। क्लियर है? अब देखिए प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? क्लियर है? क्या क्वेश्चन सुनिएगा, प्रकाश की एक किरण, चलिए हम बनाते हैं प्लेन मिरर। चलिए यहां पर प्लेन मिरर हमने बना दिया। चलिए अब इसको आपतित कर दिया, आपतित किरण आ रही है, ठीक है। समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। चलिए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब आता है। अभिलंब का काम क्या है? जिस एंगल से पड़ेगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहां से परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, परावर्तित किरण। अब कह रहा है कि बनाते हुए टकरा, तो उसका परिवर्तन कोण होगा, परिवर्तन कोण कितना का होगा? तो देखिए यहां 90 डिग्री का होता है ना, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर है? अब ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो कितना परिवर्तन कोण क्या होगा? तो परिवर्तन कोण 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री कहीं है? यस, बी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, समतल दर्पण से किसी वस्तु को का प्रतिबिंब बनता है। सुनिए क्या क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा? तो काल्पनिक बनता है, उसको आया आभासी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, वास्तविक गलत, आभासी करेक्ट आंसर, बी इज द आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 34, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होना चाहिए, यानी कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। क्लियर है? बात यही है, सुनिएगा ध्यान से। तो एक मैं बात बताना चाहता हूं कि जब वस्तु को पोल तथा एफ के बीच रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कहां हम बता रहे हैं, देखिएगा ये है, ठीक है, और ये पोल है और यहां एफ है, इसी के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, तो आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? तो जब देखते हैं पोल और एफ के बीच कहां है, देखिए डी, दर्पण के पोल तथा फोकस के बीच। चलिए डी इज द आंसर। क्लियर है? अगर देखिए पोल और एफ के बीच, यानी कि फोकस और पोल के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि सिर्फ अवतल दर्पण में ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये माइंडसेट होनी चाहिए। चलिए अवतल दर्पण है कहीं? यस, सी आंसर होगा। क्लियर है? चलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सुनिएगा क्या क्या लिखा है, हमेशा सीधा सही है, हमेशा उल्टा गलत है, सीधा भी उल्टा भी ये तो बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं। ये क्या होगा? ए आंसर होगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 37 में अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? देखिए आवर्धित और काल्पनिक, आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए। ठीक है, बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? तो सुनिएगा पोल तथा एफ के बीच रखते हैं, तभी ऐसा संभव है। तो चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए फोकस एफ पर है और फोकस के अंदर, ठीक है, वो करता है केंद्र सी से पीछे। ठीक है, और देखिए सी तथा एफ के बीच। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्या है ये? ऐसा ये है, ठीक है, और ये होता है पोल और ये होता है फोकस। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि फोकस तथा पोल के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको अलग लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि फोकस के अंदर। ठीक है, तो चलिए फोकस के अंदर, बी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब समझ में आया? देखिए ऋणात्मक मतलब क्या होता है? एम मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए? माइनस में। ठीक है, एम का वैल्यू माइनस में होना चाहिए। अब देखिए तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? एम माइनस में। तो सुनिए एम माइनस में कभी भी होता है, यानी कि आवर्धन माइनस में होता है तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सुनिएगा कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, चलिए ए इज द आंसर। देखिए 39 में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आप याद रखेंगे कहीं है? यस, ए ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 40 सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्लियर है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहां? ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 41 में सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? यह भी होता है अवतल। चलिए अवतल कहीं है ऑप्शन? चलिए बी में है, बी सही है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है तो अवतल होता है। ठीक है, चलिए पर क्वेश्चन नंबर 42 प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें चलती है। तो ठीक है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कि कहां चलती है? सीधी रेखा में। तो चलिए कहीं ऑप्शन है? यस, ए इज द राइट आंसर, ए सही है। अब देखिए 43 में प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए कहीं ऑप्शन से देखते हैं। ध्वनि तरंग गलत है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जब हमको पहले ही आंसर मिलता है तो दूसरे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 44 काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो सुनिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए ऑप्शन में जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए सही है। चलिए कोई भी पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण में क्वेश्चन नंबर 45 समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, होता है। क्या होता है? 1 होता है। देखते हैं कैसे होता है समतल दर्पण में। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होता है ना, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होता है इमेज का भी उतना हाइट होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचाई का होता है। सुनिएगा, तो यानी कि कहने का मतलब एचओ जितना है,
तो एच आई, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, यही है ना जी। तो चलिए, तो आवर्धन बराबर, देखिए आवर्धन इक्वल टू, इसको एम से इंडिकेट करते हैं, होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो इसको एच आई से इंडिकेट करते हैं हाइट ऑफ इमेज को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से इंडिकेट करते हैं। और दोनों का वैल्यू क्या है, एक्स एक्स। चलिए कट गया, देखिए एक्स माने है ना, कट गया, तो इक्वल टू कितना आया 1। तो देखिए मैग्निफिकेशन कितना आया, 1 आया, यानी कि 1 के बराबर सी हमारा सही आंसर है। क्लियर है। चलिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वहां से फैलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है, लेकिन रियल में कभी मिलता नहीं है। तो डी इज द आंसर, डी हमारा आंसर होगा। चलिए, गोलीय दर्पण में 47 है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। देखिए कोई भी मिरर हो उसमें, ठीक है, उसमें परावर्तन के नियम का पालन होगा ही होगा। तो चलिए, तो क्या होता है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, क्या है, होता है, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग, आगे की तरफ बढ़ेंगे नहीं, पहले से जब हमको जानकारी मिल गया कि होता है तो आगे नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 48 कहता है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। तो सुनिए ध्यान से, गोलीय दर्पण में दूरी हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। किसके सापेक्ष, तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। तो चलिए, यानी कि दर्पण में जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सभी कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। यानी कि देखिए ए ऑप्शन है, सही आंसर होता है हमारा ए, पोल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव, पी से इंडिकेट करते हैं। चलिए, अनंत पर स्थित 49, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। हम कहते हैं कि अनंत पर रखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पर अवतल दर्पण है, चलिए इंफिनिटी पर रखते हैं, सुनिएगा इंफिनिटी पर रखते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या है, यू, यू इंफिनिटी है, यही है ना। या हाइट भी क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी इंफिनिटी मान लेते हैं, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, ठीक है। अब सुनिए, जब फोकस पे बनेगा तो इमेज का देखिए एच आई, हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं 1 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब भी होगा, भी कहां होगा, फोकस पे होता है, ठीक है। तो चलिए भी कोई डिस्टेंस दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -v/e होता है, सुनिएगा ध्यान से। तो चलिए माइनस कुछ भी v का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए v रहने दीजिए, e इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटिव। चलिए इन्फिनिटिव, तो किसी भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि m बराबर 0 आ चुका है, यानी कि a हमारा आंसर होता है। क्लियर है ना। चलिए या हम चाहेंगे तो m बराबर एक और होता है HI/HO, तो HI मान लेते हैं कि चलिए HI को 1 मान लिए, HO क्या है, इन्फिनिटिव, यानी कि बहुत बड़ा साइज होगा, है ना। तो चलिए A1 में इन्फिनिटी से डिवाइड किए 0, यानी कि m बराबर 0, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ले सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ले सकते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका क्या रहा आंसर, मैग्निफिकेशन 0 आ गया पोजीशन के आधार पर, और मैग्निफिकेशन हाइट के आधार पर 0 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है। अब चलिए आप 50 का माने कि अर्धशतक लगाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं। चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, तब जाकर के मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आईना में देख रहे हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में देख रहे हैं, स्पष्ट तरीके से इसमें फोटो बनता है और पीछे की जितनी भी गाड़ी आती है अच्छे तरीके से नजर आती है। क्लियर है। तो कौन सा दर्पण जी, उत्तल दर्पण, यानी कि बी, हम 50 में प्रवेश कर चुके हैं। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 51 कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कहां होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को, सुनिएगा पहले फोटो बनाते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। चलिए हम यहां पर, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया,
क्लियर है? ठीक है, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें, चलो ऑब्जेक्ट को हाइट को ए बी लिख देते हैं। क्लियर है? अब कहता है क्या कि कहां प्रतिबिंब बनेगा, सुनिए, फोकस और ध्रुव के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज मिरर के यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक होगा। और कैसा होगा? काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा। क्लियर है ना? और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए हम बात करते हैं, क्या कोई ऑप्शन दिया है? वास्तविक अलग कट कीजिए, वास्तविक कट कीजिए, हटाइए पहले। आभासी, काल्पनिक और बड़ा, ये आंसर सही है। सी इज द आंसर, सी आंसर सही है। आभासी होगा यानी कि आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक है। चलिए कोई बात नहीं। और बड़ा, तो इधर बड़ा इमेज बनेगा। बड़ा देखिए, ए डैश कर देंगे, बी डैश, ठीक है, सीधा होगा, सीधा होगा यानी कि काल्पनिक होगा और आभासी होगा। ठीक है, अब देखिए छोटा कभी नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में इसमें आभासी होगा और छोटा पॉसिबल नहीं है। आभासी होगा या काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी पर। तो कहां है? अनंत पर। देखिए यहां पर डी, डी ऑप्शन सही है, यानी कि अनंत पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन नंबर में, किस दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज एक बिंदु पर मिल सकता है? एक बिंदु पर किस में मिलेगा? अवतल दर्पण में। चलिए कई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन अवतल दर्पण में। देखिए कैसे कैसे, एक मैं बात बताता हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, यहां से पैरेलल समांतर किरण पुंज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। ठीक है, तो एक बिंदु पर या इस तरीके से एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां से आइए, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेगा। इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको फोकस कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर किस में मिल रहा है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 54, आपतन कोण होता है। ठीक है, देखिए कहां होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। देखिए आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच। क्लियर है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच या इनमें सभी। तो कहने का मतलब है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, सुनिएगा, यहां से आपतित किरण यानी कि आपतित किरण हो रही है, यहां से परावर्तित किरण होगा और यहां से अभिलंब होगा। तो अभिलंब है जिस एंगल से फॉल होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि लौट जाएगा। तो देखिए इसको कहा जाता है अभिलंब। सुनिएगा क्या कहा जाता है? अभिलंब। इसको एन से इंडिकेट करते हैं और यहां पर कहता है आपतन कोण। तो आइए, आपतित किरण होता है, आपतित किरण, ठीक है, और ये होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यहां पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो कहता है कि आपतन कोण होता है, कहां होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो चलिए कहीं क्वेश्चन से आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके है, चलिए परावर्तन कोण होता है। तो देखिए अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई ऑप्शन है? देखिएगा क्या? बी, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, है ना? तो यहां पर बी हमारा आंसर होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।